सुनाओ आरबीएल बैंक लिमिटेड अब देखिए 203 रुपए 22 पैसे का प्राइस आ चुका है। एंड ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, बट ये स्टॉक 52 वीक लो को तोड़कर नीचे चला गया। ये हाल है बैंकिंग के स्टॉक्स का। एंड इसका ही नहीं, आज की डेट में अगर आप देखें इंडसइंड बैंक का 52 वीक लो से कोई दूरी रहे ही नहीं है। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर जो है 52 वीक लो के आसपास है। बहुत सारे, कितने नाम मैं गिनाऊं जो कि 52 वीक लो के आसपास ही चल रहे हैं। आरबीएल बैंक एक लौता है जिसने 52 वीक लो को तोड़ा एंड एक नया लो बनाया एंड लगातार अब ये 200 रुपए को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। चल क्या रहा है बैंकिंग में, क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली जिसकी वजह से ये छोटी बैंक्स जो है वो ज्यादा टूट रहे हैं, इनमें 52 वीक लो लग रहे हैं। 6 महीने का कुछ हाल देखें, 269.55 का प्राइस था 3 जुलाई को और वहां से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है 203 रुपए। मोस्टली यहां पर आपके सामने 65 रुपए गायब, यानी कि निवेशकों को एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। एंड बैंक निफ्टी में भले ही ऑल टाइम हाई लग रहा हो, बट निवेशकों की जेब खाली हो चुकी। वही हाल कुछ आपका ईयर टू डेट का देखेंगे तो 28.5% का नेगेटिव रिटर्न है। आपके सामने 11 जनवरी को इसका प्राइस था 295 रुपए का हाईएस्ट एंड वहां से ये टूट रहा है। लगातार ये स्टॉक गिरता चला है, 203 रुपए 22 पैसे का प्राइस आ चुका है। एंड सबसे डरावना ये 2019 का प्राइस 7 जून की बात थी एंड यहाँ पर 668 रुपए 55 पैसे का प्राइस था एंड ये स्टॉक के अंदर क्रैश आ चुका है। एफ एंडो का पार्ट है, सो दैट यहाँ पर आपके सामने एक बिग क्रैश इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। काफी चीप वैल्यू, काफी चीप मार्केट कैप पर ये स्टॉक आ चुका है। बड़ा ही ध्यान देने वाला ये स्टॉक है। गिरावट दिख रही है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, बिग रिटर्न भी यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत कुछ ना कुछ चल रही है जिसकी वजह से ये सभी स्टॉक यहाँ पर 52 वीक लो की तरफ है। इवन अब यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग में आप देखेंगे लार्ज कैप जो है वो टूटने स्टार्ट हो। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो 25 जुलाई को यहाँ पर आपके सामने खबर आई थी कि एबी इक्विटी फर्म है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जिसने यहाँ पर 7.9% स्टेक सेल करना था ब्लॉक डील के जरिए पर 226 रुपए के भाव पर अपना यहाँ पर शेयर बेच दिया उसने। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले की खबर है कि यहाँ पर एक और यहाँ पर एंटिटी थी हाइड्रा यहाँ पर आपका ट्रेडिंग फर्म है, हाइड्रा ट्रेडिंग फर्म, उसने यहाँ पर 1.6% ऑफलोड कर दी। तो स्टेक बेची जा रही है, वो भी लो पर बेची जा रही है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पक रहा है जो कि यहाँ पर बात करी नहीं जा रही है। अगर आप देखें टीवी चैनल्स तक पर बात नहीं है, 52 वीक लो स्टॉक लगा रहे लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं बता दूं इस बैंक पर कोई शक नहीं है। अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ पर एक नॉर्मल वे में दिख रहा है। आप देखें एफआईएस की बहुत बड़ी पोजीशन है इसके अंदर, 28.47% होल्ड करते हैं। नाम मत पूछिए कि एफआईएस के कितने बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप उसको चेक करेंगे तो बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा आरबीएल बैंक के ऊपर लगा हुआ है। एंड ये अगर आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा पैसा अगर किस प्राइवेट बैंक, छोटी प्राइवेट बैंकिंग में लगा हुआ है, आरबीएल बैंक का नाम आता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दूर है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब जाकर ये हाल है। आरबीएल बैंक पर ज्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जबकि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू लगातार ग्रो किया है, ऐसा नहीं है कि जून में कोई यहाँ पर घटी पड़ गई है, इसके अंदर अच्छा खासा ग्रो किया है। 3496 जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है पिछले 10 क्वार्टर में। भाई प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पर है, 372 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट आपके Q1 में। एंड ईपीएस जो है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 6.13 का ईपीएस यहाँ पर क्लॉक किया है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एंड असेट क्वालिटी 0.70 का यहाँ पर जो है आपके सामने जो नेट एनपी है वो हमें देखने को मिलता है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सारे सिनेरियो, सारे मेजर्स अगर आप देखेंगे सब कुछ अच्छा बैठ रहा है। फिर भी ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल चीप वैल्यू पर चल रहा है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं रह गया है। अगर आप देखेंगे बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, तो शायद ये बिग रिटर्न बनाने वाला स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर सारी चीजें अच्छी हुई तो। मेरे ख्याल से अनुमान क्या लगा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, शायद ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आरबीआई का एक्शन है हाउसिंग फाइनेंस में या 2-4 चीजों में, गोल्ड फाइनेंस में, ठीक है ना, तो आरबीआई का जो एक्शन है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कॉजेसली वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। दूसरी बात, डिपॉजिट का जो क्रंच है वो शायद छोटी जो बैंक्स है वो झेल ना पाए, बहुत ज्यादा उनमें दिक्कत आए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दिक्कत आए, पॉसिबल है आने वाली दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से शायद इन सभी बैंकों में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। शायद जो बड़ी बैंक है, बिग बैंक है, वो तो यहाँ पर झेल सकती हैं, बट छोटी यहाँ पर बैंक्स नहीं झेल सकती हैं। तो
आने वाले सिनेरियो को देखते हुए शायद उसको कॉशियसली यहाँ पर लेते हुए सेल यहाँ पर करा गया है, या ये स्टॉक नीचे यहाँ पर घूम रहा है, कोई बाइंग नहीं आ रही है। पॉसिबल है ये सारी दिक्कतें हो, बट होंगी या नहीं होंगी पता नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी खासी चल रही है। खैर 12,448 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत छोटा मार्केट कैप अब रह चुका है। एंड यही हाल कुछ साउथ इंडियन बैंक का भी है। साउथ इंडियन बैंक का भी यही हाल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू 0.83 टाइम यहाँ पर चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है ये स्टॉक। वही यार साउथ इंडियन बैंक का भी है। तो ये पता नहीं बैंक के अंदर क्या हो रहा है, कॉजेसली रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं बड़ा पैसा इन्हीं बैंकों से बनना है, ये तो तय है। अब यहाँ पर 5 बैंक हैं, उनको यहाँ पर जो है ना मोहरा बनाकर बैंक निफ्टी को ऊपर किया गया। नाम बताने की जरूरत नहीं है, HDFC है, आपका एक्सिस है, आपका कोटक है, आपका ICICI है, आपका SBI है। ये सब 5 बैंक की बदौलत ही यहाँ पर जो है ना बैंक निफ्टी ऊपर गया है, और इसी के ऊपर बात होती है। दूसरे किसी बैंक के ऊपर तो बात होती नहीं है। किसे पता है कि RBL बैंक ने 52 वीक लो लगा दिया और उससे भी नीचे चला गया? ये किसी को पता है क्या? गौर करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, आने दीजिए Q2, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं। क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे निकलते हैं तो फिर एक यहाँ पर बाई बनता है। सिंपल सी बात है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है तो चीप वैल्यू पर ये हमारा स्टॉक आ चुका है। बैंकिंग का यहाँ पर वैल्यूएशन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। यहाँ पर एक बाई रिकमेंडेशन हो सकती है, सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं? आपको चीप वैल्यू में मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। तो Q2 पर नजर रखिए बैंकिंग में, Q2 कैसे निकल रहे हैं। अगर Q2 में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कुछ पहले से प्रॉब्लम था, जिसे लोग भाप चुके थे एंड इसमें सेलिंग आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम निकल के Q2 में भी नहीं आती तो फिर तो एक बाई बनता है ऐसे स्टॉक में जो कि चीप वैल्यू पर घूम रहा है। तो नजर रखिए, Q2 कोई बहुत दूर की बात नहीं रह गई है। आपका यहाँ पर 19 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट है, और शायद उससे पहले 1-2 का रिजल्ट आ जाए, या उससे तो छड़ी लगी रहेगी उसके बाद। तो अगर HDFC के बाद आएंगे तो एक पर एक रिजल्ट आते रहेंगे। तो ये आपके सामने, बट क्या चल रहा है समझ से बाहर है थोड़ा सा। लेकिन बैंकिंग का जो स्टॉक का जो अपना खुद का मेजर्स है, जो आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, वो तो ठीक है। ठीक है, NPA का स्थिति भी ठीक है, असेट क्वालिटी भी ठीक ही देखने को मिल रही है। ज्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल ही नहीं रही है। डिपॉजिट का क्रंच है तो वो तो हर बैंक के साथ है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पर HDFC बैंक के साथ भी है। क्या वो ग्रो नहीं कर रहा है? तो पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम। देखते हैं, Q2 आने वाला है, Q2 में ही समझ में आएगा, बट अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।